हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक एनर्जी के ऊपर, यानी कि ऊर्जा के ऊपर। तो आज हम समझेंगे कि ऊर्जा किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह तक काम करती है, कैसे ट्रांसफर होती है, क्या इसकी यूनिट होती है, क्या मात्रक होता है और कैसे कैसे हम ऊर्जा को समझ सकते हैं। ऊर्जा के सारे हिसाब किताब को हम समझने की पूरी आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे। मैं जयेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार अध्ययन सेंटर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी को। तो एनर्जी के बारे में आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए। जाहिर तौर पे आप सभी को अपने मन में आप सोच के देखिए कि आपको ऊर्जा की परिभाषा याद आती है क्या। तो ज्यादातर लोग ऊर्जा की परिभाषा को नहीं बना पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम लोगों ने कभी ऊर्जा की परिभाषा को समझने की कोशिश ही नहीं करी है। तो देखते हैं हम लोग ऊर्जा की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो कोई भी चीज होती है जिसके अंदर वजन होता है, जो जगह घेरती है, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से पता लगा सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा वह फैक्टर होता है, वह कारक होता है। ऊर्जा वह फैक्टर होता है या वह कारक होता है जो किसी भी प्रकार के पदार्थ को मूवेबल बनाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह तक लेकर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऊर्जा किस प्रकार पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती है। जैसे देखिए, ये मार्कर है, अभी इस जगह पर है। मैंने जो खाना खाया है उससे मेरे शरीर को मिलती है ऊर्जा। ये छोटे छोटे ग्लूकोज के पार्टिकल की मदद से, मेरे सेल के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं की मदद से मुझे ऊर्जा पहुंचाता है। भाई, मैंने खाना खाया, उसके अंदर से छोटे छोटे ग्लूकोज के पार्टिकल निकले और ये ग्लूकोज के पार्टिकल मेरे हाथ में जो सेल है उन सेल में आए और उन सेल में से निकल रही है ऊर्जा। और वह ऊर्जा इस पदार्थ को, ये जो मार्कर है, इस पदार्थ को यहां से यहां तक लाने में मेरी ऊर्जा खत्म हुई मतलब वो इससे इसमें चली गई। तो एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने वाली जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कहलाती है ऊर्जा। उम्मीद करते हैं परिभाषा आपको समझ में आई होगी। हम परिभाषा की बात के बाद आगे बढ़ते हैं कि भैया इस ऊर्जा को हम नापते कैसे हैं, इसका कोई पैमाना होता है। तो देखिए, हर वो चीज जो भौतिक राशि होती है जिसे हम नाप सकते हैं, जिसके एक मात्रक होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। अगर मैं कितना लंबा हूं तो आप मेरी हाइट को फीट में या मीटर में नाप सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरा वजन कितना, तो आप किलोग्राम में, पाउंड में मेरा वजन नाप सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर प्रकाश कितना है, तो आप उसको ज्योति तीव्रता में नाप सकते हैं, यानी कि कैंडला में नाप सकते हैं। ज्योति तीव्रता को आप प्रकाश कैंडला में नाप सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो चीजें आप नाप सकते हो उनका एक पैमाना होता है, मात्रक होता है। तो ऊर्जा यहां से यहां तक इस पदार्थ को लाने के लिए मेरी कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, इसके लिए हमको ऊर्जा को नापना होगा और ऊर्जा का एक पैमाना होगा। तो ऊर्जा को नापने के लिए जो पैमाना यूज किया जाता है, जो यूनिट यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं जूल। इसे हम क्या कहते हैं? जूल। जूल ऊर्जा को नापने की एसआई यूनिट होती है। ठीक है। इसके बाद में आप अगर इसको देखेंगे तो इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होता है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि नापातोली के अलग अलग सिस्टम होते हैं, पद्धतियां होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे नापतोल की जितनी भी चीजें होती है हम उसको एक सिस्टम में नापते हैं, ऐसा वैसा दूसरे सिस्टम में नापते हैं। ये प्रमुख रूप से 4 सिस्टम होते हैं, एफपीएस, एमकेएस, एसआई और सीजीएस। ये 4 सिस्टम होते हैं। तो पूरे विश्व भर में मान्य जो सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो हम उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो ऊर्जा नापने का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में क्या मात्रक होता है, क्या यूनिट होती है भैया, तो वो होती है जूल। और अगर हम बात करते हैं कि इसको सीजीएस में नापा जाए तो ये किससे नापी जाएगी, तो इसको नापा जाता है कैलोरी में। आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने इतनी कैलोरी का खाना खा लिया है, या एक्सरसाइज करने के बाद मैंने इतनी कैलोरी बर्न कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप जिम में वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं तो आपने कितनी ऊर्जा उस वर्कआउट को करने में खर्च करी है, उस डंबल वाले पदार्थ को आपने स्थानांतरित करने के लिए कितनी ऊर्जा अपने शरीर से बाहर निकाली है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो कैलोरी में इसको हम नापते हैं। ठीक है, कैलोरी में हम इसको नापते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। क्या ये ऊर्जा कितने प्रकारों की होती है, क्या ऊर्जा एक ही होती है या अलग अलग होती है, कैसे कैसे ये ऊर्जा होती है। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा वैसे बेसिकली अगर हम समझे तो ऊर्जा एक ही प्रकार की होती है, लेकिन इसके अलग अलग रूप होते हैं। अलग अलग रूप होते हैं। इसका क्या मायना है? इसका मायना है कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी ऊर्जा अभी ध्वनि ऊर्जा के तौर पर निकल रही है। जो मेरे अंदर, जो मैंने खाना खाया, जो ग्लूकोज के पार्टिकल मेरे सेल के अंदर गए, वो सेल मेरे शरीर से आवाज को बाहर निकाल रहे हैं। तो उन सेल ने जो ऊर्जा बनाई है वो ऊर्जा आवाज बनकर के बाहर निकल रहे हैं, तो वो अब ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो गए। जो ऊर्जा मेरे शरीर में थी अब वो ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा बनकर के बाहर निकल रही है। तो ऐसे कई प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे प्रमुख रूप से हम देखें तो विद्युत ऊर्जा होती है, जिससे हमारे घर के सारे
एपरेटस चलते हैं, पंखा, बिजली, लाइट, टीवी वगैरह ये सब कुछ इसी से चलता है। दूसरी हमारे पास में होती है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा आप समझते होंगे, भाई हमने टॉर्च चलाई है, हमारे सेल की बैटरी खत्म हो रही है, तो सेल और बैटरी जो होती है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होते जा रही है, तो धीरे 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 आपका सेल डीम हो जाता है, बैटरी डीम हो जाती है और वो खत्म हो जाती है। फिर आप उसकी जगह पर नई बैटरी लगाते हो और ऊर्जा का क्रम आगे बढ़ाते हो। इसी प्रकार से तीसरी अगर हम चीज देखते हैं तो हमारे पास में होती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या चीज होती है? ये बहुत विशेष ऊर्जा है। देखिए, ऊर्जा तो सभी विशेष होती है, लेकिन इसको हम समझ पाते हैं, कोशिश करते हैं। मैं अगर अपना हाथ इस प्रकार से हिला रहा हूं तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट के अंदर भी मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो या तो गति करने की वजह से खर्च हो सकती है, या मान लेते हैं मैं सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर किसी मंजिल पे पहुंचता हूं तो उस प्रक्रम में भी मेरी ऊर्जा खर्च होती है। तो हमारे शरीर के या किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, वस्तु के मूवमेंट की वजह से या फिर उसकी लोकेशन की वजह से, पोजीशन की वजह से, उसके मैकेनिज्म की वजह से जो ऊर्जा बनती है या खर्च होती है, आती है या खर्च होती है, वो ऊर्जा कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। इसमें दो प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगर कोई चीज रुकी हुई है और उसके अंदर ऊर्जा है तो वो स्थितिज ऊर्जा, और अगर कोई चीज चल रही है और उसके अंदर कोई ऊर्जा है तो वो है आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो चौथी हमारे पास में होती है विद्युत ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई। इसके अलावा हमारे पास में होती है ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी कई प्रकारों की ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा होती है हमारे पास में, रासायनिक ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। उदाहरण मैं भी आपको देके समझाऊंगा जब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है आप सभी से कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हो और ना ही आप खर्च कर सकते हो। ना तो आपने बनाया, आपने कोई नई ऊर्जा पैदा कर दी हो, और ना ही आपने इस यूनिवर्स के अंदर किसी ऊर्जा को खत्म कर दिया हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस भी चीज के आगे कंजर्वेशन लॉ लग जाता है, कंजर्वेशन का नियम लग जाता है, मतलब उस चीज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो सेम ये होता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। इसी प्रकार से पदार्थ संरक्षण का भी नियम होता है कि हम दुनिया के अंदर कोई पदार्थ नहीं बना पाते, केवल उसका संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस करते हैं। एक चीज पकड़ के हमने कुछ और बना दिया उसका, इस प्रकार से करते हैं। तो ऊर्जा में भी ये नियम लगता है कि हम लोग ऊर्जा को ना तो बना पाते हैं, ना खर्च कर पाते हैं। हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। हम अपनी बॉडी से और पूरे सूर्य के प्रकाश के प्रक्रम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक होता है पौधा, और पौधे के ऊपर पड़ती है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों में होती है ऊष्मीय ऊर्जा, विकिरणों के माध्यम से वो वहां से निकल करके पत्तियों पर पड़ती है। पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, जो इस सूर्य के प्रकाश को अपनी रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद से ग्लूकोज के अणु के अंदर सेट करता है। तो उसने सूर्य से आने वाली ऊर्जा को एक पदार्थ के अंदर रख लिया, वो ऊर्जा उस पदार्थ के अंदर चली गई, और वो ऊर्जा पेड़ अपने कार्य के लिए और साथ ही साथ में अपने स्टोरेज के लिए रख लेता है, भविष्य में काम के लिए। तो वो अपने काम के लिए तो यूज कर ही लेता है, और जो वो स्टोरेज करता है वो फल बन जाता है। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी फल ले सकते हो, गेहूं का दाना, एप्पल, बनाना, कुछ भी आप ले सकते हो। वो जो फल है उस पेड़ द्वारा बनाई गई ऊर्जा का संरक्षण है। अब हम लोगों ने उस फल को तोड़ा और अब मैंने उस फल को खाया, वो फल फिर से छोटे 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 टुकड़ों में बनेगा, छोटे छोटे हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाकर के वो छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ जाएगा। वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको पेड़ ने सूरज से ऊर्जा लेकर, एनर्जी लेकर के बनाया था, जब हमारे पेट में उस पार्टिकल को सब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो वो पार्टिकल ग्लूकोज निकलेगा, और वो ग्लूकोज हमारे अलग 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 शरीर के सेल्स में जाएगा, और सारे ही सेल्स में जाएगा, हमारे सेल्स में चला जाएगा। तो अब वहां पर ऊर्जा किस प्रकार से कार्य करेगी? वो ग्लूकोज का पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वापस से टूट जाएगा। तो जब वो टूटेगा तो वो पार्टिकल बनाने के लिए जो ऊर्जा उस पार्टिकल के अंदर गई थी, अब वो ऊर्जा बाहर निकलेगी, और वो ऊर्जा बाहर निकलेगी तो हम हमारे शरीर से उस ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तो देखिए, इस प्रक्रम में हमने किस प्रकार की ऊर्जाओं को समझा। सबसे पहले सूर्य से आने वाली सोलर ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा थी, फिर उसके बाद में वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई क्योंकि वो ग्लूकोज के पार्टिकल के अंदर चली गई, फिर उसके बाद में वो पदार्थ में बदल करके हमारे शरीर में चली गई, फिर वो हमारे शरीर में आई और रासायनिक ऊर्जा से वापस हमारे शरीर में सेल्स में आई, फिर हमने उसको कार्य में यूज किया यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा के रूप में बदली, और मैकेनिकल ऊर्जा से वो आगे जो भी हम काम करेंगे उस प्रकार से वो बढ़ जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे गले के कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज का अणु टूटा है वो ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा के साथ साथ में वो ध्वनि ऊर्जा में भी बदल गया है। तो इस प्रकार ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही खत्म होती है। ठीक है, अगर हम लोग हाथ को इतना मूवमेंट भी करते हैं और इसके लिए जो
जो ऊर्जा खर्च हुई है यहाँ पर मौजूद अणुओं पर, यहाँ पर मौजूद हवा के अणुओं पर ये ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बन पाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे संबंधित आपको कोई सवाल है, जवाब है, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि अब हम जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, अगर आप इस हिस्से तक आ गए हैं, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आप आपके सजेशन और टॉपिक्स हमारे को बता सकते हैं, आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।